आज हमारी दूसरी क्लास है बाइनोमियल थ्योरम की। पहली क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम की ये सीखा था कि जब हमको a प्लस बी की होल पावर n यानी होल स्क्वायर, होल क्यूब जैसी चीजें मिलती है तो हम उसे एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम ने हमको ये सिखाया था एक्सपेंशन। तो पहले एक एग्जांपल करते हैं, पिछली क्लास वाला छोटा सा रिवीजन टाइप का एक, और फिर बढ़ेंगे हम आगे। बाइनोमियल थ्योरम हमको सिखाती है a प्लस बी की होल पावर n, इसको एक्सपेंड कैसे करा जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी की होल 4। ठीक है, तो बताओ दिव्यांश तुम्हें क्या याद है? a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है? a प्लस बी का होल क्यूब याद है? a प्लस बी की होल पावर 4 नहीं? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए a प्लस बी की होल पावर 5 दिखाते हैं, चलो एक्सपेंड करके। ठीक है, तुम लोग भी करोगे या बोलोगे साथ साथ? चलो ठीक है, a प्लस बी की होल पावर 5 में सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि संचित महाराज पावर 5 है तो कितनी टर्म्स आएंगी? 6 टर्म्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर में 3 टर्म आती हैं, होल क्यूब में 4 आती हैं, तो जितनी पावर होती है उससे एक टर्म फालतू आती है, यानी कि 5 पावर है तो 6 टर्म्स आएंगी इसमें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है 5C0। ये वाला 5, ये कॉम्बिनेशन पढ़ा तुमने? कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, ठीक है। और ये 0, फिर a का नंबर आता है, ये वाले a का, तो ये माइनस ये वाली पावर आती है ऐसे, फिर b का पावर आती है ये वाली। 5C0, इस a की पावर में ये माइनस ये, इस b की पावर में ये वाला। बस ये पहली चीज ध्यान रखनी पड़ती है। अगला क्या होता है भाई? 5C1, ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है। अकॉर्डिंगली सारे बदलते रहते हैं, a की पावर में 5 माइनस 1, b की पावर 1 प्लस, ऐसे ही 5C2, a की पावर 5 माइनस 2 3 लिख दूं, b की पावर 2, फिर 5C3, a की पावर क्या आएगा 2 और b की पावर क्या आएगा 3 प्लस 5C4, a की पावर ये माइनस ये 1, b की पावर में ये 4 प्लस लास्ट टर्म आती है 5C5, a की पावर ये माइनस ये 0, b की पावर 5। हाँ भाई दिव्यांशु, समझ में आया कुछ? तो आपके लिए सारी समस्या जो आएगी ना इस टॉपिक में, वो ये आएगी कॉम्बिनेशन की वैल्यू सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। लेकिन सीरीज समझ में आई? केवल एक वैल्यू पता है ना, तो अगले वाले में तो इसे बढ़ाते रहो बस, अकॉर्डिंगली ये बदल जाएगा, अकॉर्डिंगली ये बदलते रहेंगे। इस तरीके से देखो, 1 2 3 4 5 और एक 6 टर्म आ गई हमारी। ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का थोड़ा सा एक तो मैं रफ आइडिया दूं, तो देखो मान लो 5C3 दिखाता हूं। 5C3 को सॉल्व कैसे करा जाता है? पहले क्या करो, 5/3 इंटू ऊपर भी एक कम करो, नीचे भी एक कम करो, इंटू ऊपर फिर एक कम करो, नीचे फिर एक कम करो, और जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक ये काम करते रहो बस। इसका एक्चुअल फॉर्मूला अलग है, लेकिन ये एक तरीका है जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। यानी कि 5C3 की वैल्यू देखो, 3 से 3 कटा और 2 से कटा है 2 बार, यानी 10 होती है, हम कह सकते हैं 5C3 की वैल्यू। इस तरीके से ये सारे सॉल्व करके देखने पड़ते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ जी, अब बाइनोमियल थ्योरम में हम लोगों ने इसका वो सीख लिया, एक्सपेंशन सीख लिया। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 के हिसाब से एनसीईआरटी उम्मीद है आप सबकी पूरी हो गई होगी। पूरी मतलब 8.1 वाली एक्सरसाइज उम्मीद है पूरी हो गई। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन दिए थे, वो थे वैसे ही लेकिन थोड़े लंबे थे बस, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी थी उसमें। ठीक है ना? आज हमको 8.2 की बात करनी है, और 8.2 में हमारी 2 टॉपिक कवर होने हैं। देखो, एक टॉपिक तो आएगा हमारा मिडिल टर्म का, ठीक है, और एक टॉपिक आएगा जनरल टर्म का। ये 2 टॉपिक कवर करने हैं हमने आज, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, मिडिल टर्म और जनरल टर्म। पहले इन टॉपिक्स को समझते हैं, उसके बाद आएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, आज हमने 8.2 करनी है। मिडिल टर्म का मतलब पता है हमको क्या होता है? बताओ, बीच वाली टर्म। अब जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आ गई। अब 6 में कोई ना कोई तो बीच में होगी ना। अब बीच वाली टर्म कौन सी होती है? जिसके इधर जिसके इधर टर्म्स बराबर होती हैं। तो इसमें आपको लगता है कोई टर्म हो सकती है ऐसी? ये 6 टर्म है। अगर आप थर्ड को लो, फोर्थ को लो, तो इस तरफ 3 है, इधर 2 है, तो ये मिडिल नहीं हो सकती। अगर आप थर्ड को लो तो उधर 2 है, इधर 3 है। इसमें जी जैसा काम मीन और मीडियन के टाइम पे होता था, नंबर ऑफ टर्म्स इवन और ऑड में, ऐसा काम यहां भी होता है। अब देखो पावर कितनी है, यानी ऑड। जब ऑड होगा तो एक्सपेंड करके टर्म्स कितनी हो जाती हैं? इवन।
ऑड वाले केस में एक्सपेंड करके बढ़ जाती है ना, तो इवन टर्म्स हो जाती हैं। तो जब इवन टर्म्स होंगी तो मिडिल टर्म दो हुआ करेंगी, थर्ड वाली भी मिडिल टर्म होती है और फोर्थ वाली मिडिल टर्म होती है। अब ये दोनों मिडिल टर्म है तो इसके इधर भी दो हैं, देखो इधर भी दो हैं, तो इसलिए दो मिडिल टर्म होंगी। लेकिन चलो लिख लें फिर, पहले मिडिल टर्म लिख लें, या मिडिल टर्म से पहले ना जनरल टर्म सीखना पड़ेगा, क्योंकि ना फिर मिडिल टर्म को वो फाइंड करने को भी तो कहेगा। पहले डालो हेडिंग जनरल टर्म। आप ये बताओ, ये नाम पहले कभी सुना है आपने जनरल टर्म का? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल टर्म सुना है? एपी में सुना है, जनरल फॉर्मूले थे वो। जनरल टर्म एपी में सुना था, एपी में nth टर्म को बोलते हैं जनरल टर्म, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जनरल टर्म वो टर्म होती है जिसके अंदर n की वैल्यू 1, 2, 3 या 4 डालने से हम डायरेक्ट उसी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं। n की वैल्यू 4 डालना मतलब चौथी टर्म पे पहुंच जाएंगे। एपी में भी तो होता था काम, अगर n की वैल्यू 25 डाल दी an में तो a 25 बोलते थे, हम सीधे 25वीं टर्म पे जंप लगा लेते थे सर। जनरल टर्म उसको कहते हैं जो जनरल होती है, यानी कि जिसकी मदद से हम एक एक टर्म से ना होके गुजरे, हम सीधे जिस टर्म पे जाना वहां पहुंच जाए। नमस्ते जी, सो गए थे आप? तो जैसे एपी में एक जनरल टर्म थी, ऐसे ही यहां भी एक जनरल टर्म होती है। देखिए क्या होती है वो। एपी वाली को लिखते थे हम ऐसे करके, ए के नीचे छोटा सा एन, है ना। जो बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म होती है वो टी आर प्लस वन की फॉर्म में होती है। अभी समझ में आएगा, इसी की बात कर रहा हूं मैं। लिख दू यहां पर a प्लस बी के होल पावर n के लिए, ठीक है ना। तो टी आर प्लस वन एन सी आर। अभी समझाऊंगा क्या चीज क्या है इसके अंदर। सबसे पहले एन सी आर, फिर वही ए की पावर में ये माइनस ये आता है, और बी की पावर में क्या आता है, आर। इसे कहते हैं जनरल टर्म। अभी आर क्या है, यहां तो कहीं भी आर नहीं है। आर की वैल्यू क्या है वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जैसे एपी में a प्लस एन माइनस वन टू डी था, इसमें ये टी आर प्लस वन को जनरल टर्म कहते हैं, और फॉर्मूला एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आ रही है। ये चीज तो नहीं है बस ये वाली, ये चीज तो वही है जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, केवल हमें एनसीआर ध्यान रखना है, ये वाला आ रहा है यहाँ पर। चलिए देखें, इसी का कर लें, इसी का a प्लस बी की होल पावर 5। बताओ अगर मैं तुमसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म सारी ना निकाल के कोई एक पर्टिकुलर टर्म बोलता, बताओ कौन सी निकाली जाए? फोर्थ निकालें तो देखो 1, 2, 3, 4 ये आनी चाहिए, है ना, डायरेक्ट। इसके एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म निकालनी है, तो a प्लस बी की होल पावर 5 में हमको ढूंढनी है फोर्थ टर्म। ऐसे लिख लू T4 उसे, फोर्थ टर्म को T4 बोल लू। अब इस T4 को सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करो। क्या लिखना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, T3 प्लस वन। चल गया पता R क्या होगा फिर? R के लिए 3 चलनी पड़ेगी लेके हमको बस। ठीक है जी, लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आता है, नहीं इस फॉर्म में लिखना है, R प्लस वन की फॉर्म में, तो फिर 3 प्लस वन लिखना पड़ेगा ना। अब एनसीआर, एन देखो इसके एक्सपेंशन में पावर थी, तो यहां पर एन क्या होगी? 5C3। फिर अगला टर्म है a की पावर में ये माइनस ये आता है तो 2, और फिर b की पावर में आता है ये। मैच करो। ये तो इसने पूछा कि सर फोर्थ निकालो डायरेक्ट, फोर्थ टर्म। ये जनरल टर्म हेल्प करती है कि ऐसे एक्सपेंड करके फोर्थ टर्म पे ना पहुंचा जाए, और डायरेक्टली पहुंचना हो तो कैसे ढूंढा जाएगा। जनरल टर्म हमें वो हेल्प कर देती है। फोर्थ टर्म चाहिए थी तो T4 लिख दिया। अब T4 को R प्लस वन की फॉर्म में लिखो तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3 प्लस वन। मिल गया R हमको ये वाला, बस फॉर्मूले में पुट करो और देखो डायरेक्टली वाली टर्म आ गई, नहीं आ गई? चलो इसमें तो फिर भी केवल 6 टर्म आनी थी, तो ये तो हम बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते थे। लेकिन मान लो कहीं पर a प्लस बी या a स्क्वायर बी क्यूब की होल पावर 26 होता, a स्क्वायर प्लस बी क्यूब की होल पावर 26 होता, और मैं तुमसे कहता 19वीं टर्म बताओ, तब मेहनत करनी पड़ती ना। तो भी इस तरीके से कर लेते हम। लिखो अजीब सी वैल्यू एक, मान लो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, इसकी होल पावर 25 ही है मान लो, ठीक है ना। अब बताओ इसमें डायरेक्ट कौन सी टर्म निकाली जाए? तुम कोई भी एक टर्म बोल दो। 18वीं, चलो ठीक है 18। अब तो 18 लिख दिया, कोई बात नहीं, जब 18 निकलेगी वैसे 21 निकलेगी, तो T18 ठीक है 18वीं टर्म के लिए। तो कैसे लिखो पहले इसको मैं, T17 प्लस वन। अब R मिल चुका है हमको, सबसे पहला काम क्या आएगा? 25C17। फिर ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 पूरे की पावर 25 माइनस 17 कितना आएगा? 8 इंटू 2
बाई एक्स पूरे की पावर कितनी आएगी 17। ये होगी इसके एक्सपेंशन में 18वीं टर्म। 25 भी निकल सकती है, उसे 24 प्लस 1 लिखना पड़ेगा। 25वीं सेकेंड लास्ट टर्म होगी ना, तो 25 सी 24 होगा उसके अंदर, लेकिन लास्ट वाली में तो 25 सी 25 चलेगा ना। चला पता? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और उसमें कहा जाए 18वीं टर्म निकालो, तो आप बड़ा आराम से जनरल टर्म का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहां छोड़ना नहीं है, यहां छोड़ना नहीं है। अभी देखो इस एक्स स्क्वायर की पावर, ये एक्स की पावर क्या होगी 2 8 जा 16, यहाँ पे एक्स की पावर 16 है, यहां पर भी तो एक्स, और उसकी पावर क्या आएगी 17। आपको ये सिंप्लीफाई करके एक छोटी सी वैल्यू बतानी पड़ेगी, वो आंसर हुआ करेगा हमारा। पावर इवन ऑड कुछ भी हो, जनरल टर्म पे नहीं फर्क पड़ता उसका, वो मिडिल टर्म में फर्क पड़ता है इवन ऑड का। जनरल टर्म तो हमें ये हेल्प कराती है कि सारा एक्सपेंशन ना करा जाए, कोई एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए तो डायरेक्ट जंप लगा लो वहां पर। हाँ 1/x बचेगा, यस 25 सी 17 और 2 की पावर यहाँ पे आएगी 16 अपॉन में यहाँ 17, 1/x क्यों, फिर 2/x बोल, एक 2 भी तो बचेगा। यहाँ पे 2 की पावर 17 है और यहाँ पे 2 की पावर 16 है, सॉरी 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 सॉरी, नीचे अकेला 2 है। हाँ तो 2 की पावर 8 और यहाँ पे 2 की पावर 17, तो 2 की पावर 9 बचेगी ऊपर और नीचे बचेगा x अलॉन्ग विद 25 सी 17। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके आएगी 18वीं टर्म हमारी। जनरल टर्म समझ में आ गई कैसे निकालते हैं? अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला और लिख लेते हैं। लिखो अगला टॉपिक, जिसका ये हो गया हो मिडिल टर्म, उसका दोनों फॉर्मूले लिख के एक एक एग्जांपल करके फिर एनसीईआरटी उठाएंगे, ठीक है भाई। दिव्यांश समझ में आ रहा कुछ? मिडिल टर्म, अब मिडिल टर्म किस चीज पर डिपेंड करती है? मिडिल टर्म किस चीज पर डिपेंड करती है? ऑड इवन, यानी पावर क्या है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है उसकी होल पावर ऑड है या इवन है। तो दो कैटेगरी बनेंगी इस बार। फिर चलिए पहली कैटेगरी, n इज इवन। अगर n इवन हो, यहां पे लिख देते हैं a प्लस बी की होल पावर n इस केस में, ताकि n चल जाए, पता पावर की बात चल रही है। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म देखो ये होगी, अगर n इवन हुआ तो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो मान लो देखो 10/2, 5 + 1 यानी सिक्स्थ टर्म होगी फिर वो मिडिल। अगर 10 होगा तो 10 का मतलब, अगर पावर 10 है तो एक्सपेंड करने पर 11 टर्म्स आएंगी। 11 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, 5 इधर छोड़ो 5 इधर छोड़ो, तो सिक्स्थ टर्म होनी चाहिए ना मिडिल टर्म। क्यों पार्थ बाबू? अगर 11 टर्म होंगी तो 11 में 5 छोड़ दो, छठी टर्म को अगर कंसीडर करें तो छठी टर्म के इधर 5 होंगी, इसके इधर 5 होंगी, तो छठी टर्म मिडिल टर्म कहलाएगी, ठीक है ना। ये तो हुआ इवन वाला केस, ठीक है जी। सेकंड केस, अगर n ऑड हो, ठीक है, ऑड वाले केस में अब देखो, क्या आप सोच के देखना, अगर n ऑड हो तो क्या आप n/2 कर सकते हो? पॉइंट में आएगी फिर तो आप इस चीज से ध्यान रख सकते हो, जब भी ऑड होगा तो ऑड वाले को पहले इवन बनाना पड़ेगा, तब दूसरी डिवाइड होगा वो। तो क्या आंसर हम आएगी n + 1/2h और n प्लस एग्जाम्पल, ठीक है। अभी पावर 5 वाला किया था, अभी पावर 5 वाला किया था, ठीक है ना। तो देखो अगर 5 में 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म आई थी ना, करें हिसाब सही। देखो 5 अगर ऑड है तो 5 + 1 6/2 यानी 3 नहीं, थर्ड बोलो ना ऐसे करके, और 5 + 3 8/2 फोर्थ। ये दोनों टर्म मिडिल टर्म हो गई। देखो इधर भी 2 इधर भी 2, सही है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखो कि अगर n इवन है तब तो आप उसे 2 से डिवाइड पहले ही कर सकते हो, अब +1 है। लेकिन अगर n ऑड है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, वो पहले इवन बनेगा तब 2 से डिवाइड होगा। ऑड में 2 आएंगी है। अगर भूल जाओ, कभी भूल जाओ तो अपने ऐसे हाथ रख लेना, देखो 5 उंगलियां हैं, n ऑड हो गया, इसको एक्सपेंड करके 6 टर्म आएंगी। इन 6 टर्म्स में आप चाह के भी कोई एक मिडिल टर्म नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक ले ली मिडिल टर्म तो या तो इधर ज्यादा हो जाएगी या उधर ज्यादा हो जाएंगी। मिडिल टर्म हमेशा वो होगी जिसके इधर और इधर
टर्म्स बराबर होनी चाहिए। तो ठीक है जी, ये दोनों टर्म्स। अब लिखे क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए, ए माइनस नहीं ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 15, मान लो ये था अगला। इसमें मिडिल टर्म ढूंढनी है। तो ये कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है? ऑड वाली, यानी दो टर्म आएंगी इस बार। चलिए 15 प्लस 1/2 और 15 प्लस 3/2, यानी ये तो आई 8 और यहां से आई 9। ये हुई हमारी मिडिल टर्म्स। ठीक है, यहां से छोड़ देंगे? नहीं, इनकी वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी हमको। 8th और 9th टर्म्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी, इसके एक्सपेंशन में क्या आएगी, इसीलिए पहले जनरल टर्म करा हमने। क्योंकि अब अगर मैं तुमसे कहूं बताओ 8वीं टर्म क्या आएगी इसके एक्सपेंशन में, तो जनरल टर्म से निकलेगी ना वो। कैसे लिखेंगे उसे? T7+1। इसीलिए पहले जनरल टर्म पढ़ाया गया था आपको, ताकि ये आप ढूंढ सकें। बताओ T7+1 क्या आएगा? 15C7, फिर a स्क्वायर की पावर ये माइनस ये यानी 8 और माइनस b की पावर में 7। क्यों भाई दिव्यांशु, देख a स्क्वायर की पावर में ये माइनस ये तो 8 आ गया, और फिर ये माइनस का भी था ना इसलिए माइनस भी लगाया यहाँ पर, और की पावर में 7। ये हो गई हमारी 8वीं टर्म। अब ऐसे 9th भी लिख दें। 9th कैसे लिखा जाएगा? 8+1 और क्या आएगा बताओ? 15C8, a स्क्वायर की पावर ये माइनस ये 7 और माइनस b की पावर 8। तो ये हुई हमारी दोनों मिडिल टर्म्स। बताइए, आसान है दोनों? दोनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए से ही हैं। अगर हमें जनरल टर्म निकालना आती है तो ही हम मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। बस मिडिल टर्म का ये छोटा सा फॉर्मूला तो दोनों याद रखने। बताइए, क्या आज की इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन उठाएं एनसीईआरटी वाले। चलिए पहला एग्जांपल देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा है? एक्सरसाइज 8.1 के जस्ट बाद सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। देख, दोनों चीजों को कंफ्यूज मत कर, केवल इसके लिए है हमारी ये टर्म, ठीक है ना? अब तो ये बता, 6 बोला तूने, पावर 6 थी ना? पावर 6 का मतलब ये वाला केस है, 6/2 यानी 3 + 1 4। पावर 6 में 7 टर्म आएंगे एक्सपेंड करके, और 7 टर्म्स में चौथी मिडिल टर्म होगी। समझ रही है ना? दोनों चीजों को ध्यान रखने वाली चीज है, किसी एक को ध्यान रखो बस। दोनों को ध्यान रखेगी तो कंफ्यूज हो जाएगी। पावर को ध्यान रख ले बस, एक्सपेंड करके तो एक टर्म फालतू आएगी आएगी। चलिए भाई, एग्जांपल 5 दिख रहा है सबको? एग्जांपल 5 दिखा? हमसे कह रहा है ए फाइंड करिए जब 17th और 18th टर्म्स 2 + a की होल पावर 50 में इक्वल हैं। तो 2 + a की होल पावर 50 में 17th और 18th टर्म को इक्वल करने के लिए पहले ढूंढ ले उन्हें। देखो, अगर मैं लिखूं 2 + a की होल पावर 50 रहा, ओए यहां देखो, तो 17th टर्म को क्या लिखेंगे? 16+1। अब बताओ क्या आएगा? 50C 16, फिर 2 की पावर में ये माइनस ये, ठीक है, और a की पावर में ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही 17th तो हो गई, चलो 18th टर्म भी लिख लेते हैं। 18th टर्म को t 17+1 लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ 50C 17, 2 की पावर 33 और a की पावर 17। दोनों टर्म ढूंढ लिए हमने, और ये दोनों टर्म इक्वल कह रहा है वो, T17 T18, तो ये पूरा इक्वल टू ये पूरा कर दें। 50C 16, 2 की पावर 34, a की पावर 16 इज इक्वल टू 50C 17, 2 की पावर 33, a की पावर 17। बोलिए, कोई समस्या यहां तक? ये a की पावर 16 से ये 17 नहीं कट जाएगी, केवल एक a बचेगा यहाँ पर। 2 की पावर 34 का 34 और 2 की पावर 33 पूरा कट गया, यहाँ पे एक 2 बच गया यहाँ पर। अब ये 56 16 बचा, और यहाँ 56 17। तो इनके फॉर्मूला खोलें फैक्टोरियल का, यहां भी खोलना पड़ेगा फॉर्मूला और यहां भी खोलना पड़ेगा फॉर्मूला, फिर वैल्यूज कटेंगी और a निकल के आ जाएगा। 56 16 क्या आएगा? हाँ, 50 तो कट जाएगा, नीचे 16 भी आएगा, और 50 - 16 34, एक 2 बचा यहाँ पर
और इधर 50, 17 और 33 फैक्टोरियल, और यहां बचा था एक ए। तो ये दोनों कट गए, ठीक है। अब 16 फैक्टोरियल और यहां 17 कटेगा, और यहां 34 बचेगा। तो यहां का 34 और यहां का 17, तो ये काटेगा 2 क्या ए की वैल्यू 1 है क्या? 1 है ना? हाँ देखो, यहाँ 34 को खोलेंगे पहले, 34 इंटू 33 फैक्टोरियल, वो 33 फैक्टोरियल इसको काट देगा। और ये 16 17 में 17 को खोलेंगे, तो सब कुछ कटने घटाने के बाद ए की वैल्यू 1 बचेगी। तो ये क्वेश्चन दिखने में भले ही कैसा हो, ऐसा आसान, बोलिए। बस दिव्यांशु के लिए ये फॉर्मूला नया है, बाकी सब ठीक चल रहा है ना, वो समझ में आ जाएगा कुछ टाइम में। जिनका ये, चलो पूरा करो। जो कुछ आपको प्रूव करने को कहा है, क्या ये देखा देखा लग रहा है क्या? प्रूव दैट वाली चीज देखी देखी लग रही? पहले कर चुके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, जिसमें एक्सपेंशन के टाइम पे जो ये 2n ऑड टर्म्स अलग करते थे, इवन टर्म्स अलग करते थे, याद आ रहा कुछ? फिर ऑड वाली आंसर में दिखती थी, और इवन वालों में से 2 2 2 सब में से अलग लेते थे बाहर, 2 की पावर n बन जाया करता था। मैंने कहा था ये क्वेश्चन परम्यूटेशन में भी करा हमने, कॉम्बिनेशन में भी आएगा, और फिर एक बार और आएगा, देखो अब दोबारा भी आ गया। इसके एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो दिखानी है करके। तो तुम इसकी पावर को देख के बताओ कि ये ऑड है कि इवन है। साफ चल रहा है, 2n है तो इवन ही होगी। अब इवन वाले में मिडिल टर्म निकालते हैं पहले। मिडिल टर्म कैसे निकालते थे इवन में? 2 से डिवाइड करके, तो 2n/2, ये टी जरूर लगाना, इस 2 से 2 कट गया, तो n+1th टर्म, इसके एक्सपेंशन में जो n+1th टर्म होगी ना वो मिडिल टर्म होगी। तो n+1th को ऐसे लिखूंगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली r+1 की फॉर्म में, देखो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ, चेक करो। तो जो r होता था हमारा जनरल टर्म वाला, वो तो इसमें n ही करेगा काम अपने आप ही। मधुर ठीक है? तो बताइए क्या क्या करें एक्सपेंड, पहले 2n, फिर cn, फिर 1 को लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा जी, x की पावर में सीधे n। भाई दिव्यांशु यहाँ पे 1 आता, पहले 1 की पावर में ये माइनस ये 1 ही होता है, कुछ भी पावर आए, इसलिए उसे लिखते ही नहीं है, ठीक है। फिर x आएगा, x की पावर में ये वाला n आता। अब देखो मिडिल टर्म ये आ गई है, इसको एक्सपेंड करके वो प्रूव करना है। अब इसका फॉर्मूला खोला जाए, पहले तो आएगा 2n का फैक्टोरियल, नीचे n का फैक्टोरियल, और 2n माइनस n यानी n का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n। अब इसको सॉल्व करते थे हम कैसे, पहले 2n खुद आएगा जब फैक्टोरियल खोलेंगे, फिर एक कम हो जाएगा, फिर एक और कम हो जाएगा, ऐसे कम करते करते 5 4 3 2 1 तक जाएंगे, अपॉन में n फैक्टोरियल। किस किस को याद आ गया ये? 1 2 3 4 5 6 बच्चों को, बाकियों को अंत तक भी आ गया ना ध्यान, तो हमारी खुशकिस्मती, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, जिनको याद आया बताओ। 2 कॉमन तो इवन वालों में से ले जाएंगे, या तो सब नंबर है। अब आधे ऑड अलग करो, आधे इवन अलग करो। देखो ये कैसा नंबर है? इवन। इस इवन में से एक कम हुआ तो क्या बन गया ये? ऑड। फिर इवन में से इवन नंबर माइनस करने पे इवन आएगा, तो ये इवन है, ये इवन है, ऐसे करते करते ये 4 इवन है, ये 2 इवन है। तो हमने ऑड अलग करने, इवन अलग करने, इन्हें नहीं छेड़ना नीचे वालों को, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा देखो 2n, फिर 2n-2, ऐसे करते करते 6 4 2, ये आ गए सारे हमारे इवन। अब ऑड की बात करें तो ऑड ये वाला है, और यहां पर 5 है, 3 है, 1 है, और अपॉन में पूरे के n फैक्टोरियल 2 बार चल रहा है, सही है। अब देखो ये आंसर में है हमारे पास, देखो ऑड वाला, देखो आंसर में ये पूरा दिख रहा है, दिव्यांशु दिख रहा है आंसर में, देखिए टर्म। अच्छा, नई वाली में सेकंड एक्सरसाइज नहीं है, बीच में किसी के पास है कि नहीं है? हैं? तुम तीनों के पास नहीं है?
लो, हाँ है तेरे पास पुरानी है तो बीच में रख, नहीं भी दिखा, लाओ यहाँ पे दे दो, बीच में रख। अभिषेक तेरे पास है, देखो ये वाली टर्म दिख रही है प्रूफ दैट में, ये वाली टर्म इतना इसे नहीं छेड़ेंगे अब, ये प्रूफ दैट में है, ऑड वाली से नहीं छेड़ते। अब ये सारे इवन नंबर हैं, और क्योंकि क्योंकि ये सारी 2n टर्म्स थी, इन 2n में से आधी ऑड हो गई, आधी इवन हो गई, तो ये भी n होंगी, ये भी n होंगी। इनमें से क्योंकि सारी इवन है, इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, सारी इवन टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है। बताओ अब अगर यहां से 2 कॉमन लूं, यहां से जितनी भी पावर, जितनी भी इवन टर्म्स हैं, इन सब में से 2 कॉमन लूं, तो एक यहां से आएगा, एक यहां से आएगा, एक यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, सब जगह से आएगा। कितनी टर्म्स थी n? जब n टर्म्स में से 2 कॉमन लूंगा तो क्या 2 की पावर वो n नहीं बनना चाहिए? अगर 6 टर्म हो, उनमें से 2 कॉमन लूं तो 2 की पावर 6 कॉमन आएगा। 10 टर्म्स हो और 2 कॉमन लूं तो 2 की पावर 6 कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा। तो ऐसी n टर्म्स में से 2 की पावर n कॉमन आना चाहिए। पार्थ बाबू देखो 2, 4, 6, 8 और 10, अब 2 कॉमन ले, यहां से कितनी टर्म्स है ये? 5 है ना, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, यहां से, सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 की पावर 5 नहीं बनेगा वो, यहां क्या बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ऐसे यहां बताओ, अब जब 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहां बचा केवल n, यहां बचा केवल सोचो n-1, जब यहां से 2 कॉमन लोगे तो n-1 नहीं बचेगा, पहले बचा n, फिर n-1, ऐसे घटते घटते यहां क्या बचा होगा? 3, यहां क्या बचा होगा? 2, सबको डिवाइड करो 2 से, है ना, और यहां बचा होगा 1, ये पूरा। और ये वाला हिस्सा तो छेड़ा ही नहीं हमने, अपॉन में n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल चल रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, ये n-1 कटते कटते 3, 2, 1, इस पूरी वैल्यू को n फैक्टोरियल बोलते हैं, तो एक ये कट जाता है, ये पूरी वैल्यू n-1, n-2 घटते घटते 3, 2, 1 पूरे को n फैक्टोरियल कहते हैं, उससे n फैक्टोरियल कट जाता है। तो बचा क्या? देखो ये आंसर जो प्रूव करने वाला होगा उसमें 2 की पावर n होगा, देखो जो प्रूव दैट वाली लाइन है उसमें 2 की पावर n होगा, ये पूरी ऑड टर्म्स होंगी, और एक अपॉन में n फैक्टोरियल होगा बस। अच्छा वो तो यहां से चल ही रहा था, यहां लिखना भूल गया मैं, x की पावर n सब जगह पर है भाई, x की पावर n। तो ये क्वेश्चन आज हमने शायद दूसरी या तीसरी बार कर लिया। भाई दिव्यांशु देख, अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब होता है ऐसे 5, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, 1 तक जाना होता है। तो अगर n फैक्टोरियल की बात करें, n फैक्टोरियल की, तो n, फिर n-1, n-2, घटते 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 5, 4, 3, 2, 1 तक आ जाता है। वही चीज ये है पूरी, देखिए रही n एक कम, एक कम, एक कम होते थे 3, 2, 1 तक आ गया, तो इस पूरे को n फैक्टोरियल बोल पाएंगे। वो n फैक्टोरियल 1 से काट देगा इसको, तो अब जो बचा वो सारा आंसर है। ठीक है अभिषेक, नहीं अभिषेक नहीं, रोहित, तुझे दिख भी रहा है? कहां से देख रहा है तू? लिख तो लिया लेकिन देख कहां से रहा है तू? जगह तो बहुत ही मुश्किल लग रही है मुझे कहीं को। चलिए अगला एग्जांपल वही कौन सा है, पढ़ के बताओ अगला। x की पावर 6, y की पावर 2 इन y की पावर 3 इन होल पावर 9 ना, सब कुछ इसके साथ, इसके अलावा सब कुछ जो है वो कोफिशिएंट है। जैसे ओए, जैसे जैसे 4x² y है, मान लो कोई टर्म, आपसे कहे y का कोफिशिएंट बताओ, यानी y के अलावा जो भी चीजें हैं वो सारी कोफिशिएंट हो गई, फिर ये पूरा कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर वो पूछे x² का कोफिशिएंट, तो x² के अलावा जो भी होगा। तो कोफिशिएंट निकालने वाला काम सीखना है अब हमको। ये नाम अलग है, नहीं पता हमको, अभी नहीं आता। इस 9 पावर में नमस्कार जी, एक्सपेंशन के टाइम पे 10 टर्म्स आएंगी, उन 10 टर्म्स में हमें क्या पता कौन सी टर्म के अंदर ये दोनों आएंगे? समस्या है भाई, ठीक है ना। तो हमें जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, उन्हीं के हेल्प से इसे करना सीखना है। ये क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, लेकिन करना पुराने तरीके से ही है। अब हमें ये पता ही नहीं कि 10 टर्म्स में कौन सी टर्म के अंदर ये आएगा, तो पहले मान लेते हैं जनरल टर्म में होगा। जैसे एपी में करते थे, जब एपी में बोल देता पता था, जब एपी में बोलता था वो कि बताओ ये वाली वैल्यू कौन सी टर्म में होगी, तो मान लिया करते थे ना nth टर्म में होगी, तो यहां पर भी वही काम है। तो पहले लिखते हैं लेट
r प्लस 1th टर्म हैज x की पावर 6 y की पावर 3। मान लिया कि r प्लस 1th टर्म, जनरल टर्म कहते हैं कि जनरल टर्म में होगा जी वो। तो अब जनरल टर्म वाला फॉर्मूला खोलें, बताओ क्या आएगा। 9cr फिर x की पावर 9 माइनस r और 2y की पावर, बोलिए किसी को यहां तक समस्या कोई? पहले आप जनरल टर्म लेट करके मान लीजिए जनरल टर्म में होगा ये। अब आपकी इच्छा है, आप जब देखो इस जगह पर अभी तो x अकेला है, यहां पर y अकेला है यहां पर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, यहां भी x रहा होगा, यहां भी x रहा होगा, तो आप सिंप्लीफाई कर लेना, सारे x इकट्ठे कर लेना, सारे y इकट्ठे कर लेना। उसके बाद करना है कंपैरिजन। अब या तो x वाले को x से कंपेयर कर लो या फिर y वाले को y से कर लो, किसी भी एक को कंपेयर कर लो बस। तो लिखे यहां पर इक्वेट करना है, हाँ, कंपेयरिंग x की पावर 9 माइनस r विद x की पावर 6। मैं x वाले को कर रहा हूं कंपेयर, ठीक है। किसी भी एक को करना है, या तो x को या y को, क्योंकि दोनों की पूछी है ना हमसे यहाँ पर दोनों की। अगर केवल x की पूछता है तो x की कंपेयर होगा, केवल y पूछता है तो y होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पूछे हैं तो किसी भी एक को कर लो, ठीक है। अब बताओ, ये x की पावर 9 माइनस r, ये x की पावर 6, तो पावर पावर इक्वल करें तो 9 माइनस r इक्वल टू 6। r की वैल्यू आ गई 3, इस r की वैल्यू को 3 फर्स्ट में पुट कर दीजिए बस। तो ये क्या बन जाएगा, t 3 प्लस 1, यहां पर 93, x की पावर क्या बना देखो, 9 माइनस 3 6 बन जाएगा। यहां पर बताओ 2y की पावर 3। अभी तो नहीं दिख रहा ना ऐसा आता हुआ, इसे अलग करो, 2 को अलग करो तो दिख जाएगा तुम्हें। 9c3 x की पावर 6, 2 की पावर 3 यानी यहां लगा दू बाहर 8 इंटू में, और बच्चा y की पावर 3। अब आपसे आंसर बताया जा सकता है। अब आप क्या बोलोगे कि x की पावर 6 y क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ये है 8 इंटू 9c3। अब यहां पे लिख दें COE, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 y की पावर 3 इज 8 इंटू 9c3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका पता है हमें। 9c3 को सॉल्व करेंगे दिव्यांशु, पहले 9/3, फिर 8/2, फिर 7/1, बस 1 तक करना है। अब इस 3 से ये कटा 3 बार, 2 से कटा ये 4 बार, तो ये 8 इंटू 7 4 28 यानी 28 इंटू 24 कितना आ रहा था 6, यानी कि x प्लस 2y की होल पावर 9 के एक्सपेंशन में x की पावर 6 y की पावर 3 का जो कोफिशिएंट आएगा वो 672 आएगा। किसी एक को करना है, y से कर ले आएगा तो बात एक ही, किसी एक से करना है, दोनों में से आएगा। देखो अगर तुम y से करते तो पहली बात तो इन्हें अलग करना पड़ता दोनों को, 2 की पावर r अलग करते, y की पावर r अलग करते। अब y की पावर r को आप y की पावर 3 से करते तब भी तो r की वैल्यू 3 ही आती, वो 3 पुट करते यहां पर, तो 9c3 x की पावर 6 2 की पावर 3 बनता, वो 8 आता। अब y की पावर 3, बात तो वही आती। जो आसान लग रहा हो उससे कर लेना चाहिए कंपेयर। अब बताओ, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन अलग भले ही है लेकिन काम तो पुराना वाला ही है, जनरल टर्म वाला। बस हमें लेट करना पड़ेगा पहले कि मान लेते हैं जनरल टर्म में होगा ये जो पूछा है हमसे। आसान है। अजय भाई साहब कहाँ हो गए? एग्जाम्पल नंबर क्या है 8। एक्सपेंड किस चीज को करना है बताओ पहले, x प्लस, इसके एक्सपेंशन में कौन कौन सी टर्म दी है, सेकंड कितनी है, थर्ड, और फोर्थ, फोर्थ लो जी। सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकते हैं T2 की तरीके से, थर्ड को T3 और फोर्थ को T4। ये पूरी पूरी वैल्यू दे दी और हमें x, a और n तीनों फाइंड करने को कह रहा होगा। ये बात तो आपको मालूम है ना कि अगर 3 वेरिएबल ढूंढने हैं, 3 वेरिएबल ढूंढने हैं ना x, a, n, तो 3 इक्वेशन चाहिए, 1 2 3।
दो वेरिएबल ढूंढने होते हैं, दो इक्वेशन काफी रहती थी। ठीक है ना? चलिए इनकी वैल्यू लिखनी शुरू करते हैं। इस T2 को हम कैसे लिखेंगे? T1+1, बताओ क्या आएगा? NC1, x की पावर n-1, a की पावर 1, पहली इक्वेशन। T3 को लिखेंगे T2+1, NC2, x की पावर n-2, a² बराबर 720, और इसे T3+1, NC3, x की पावर n-3, a की पावर 3 इज इक्वल टू 1080। बताइए सब सहमत है? जनरल टर्म की हेल्प से हमने तीनों टर्म्स को लिख लिया। अब सोच के बताइए कि हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से x, a और n कैसे ढूंढ सकते हैं। सोचिए क्या करना चाहिए कि हमें थोड़ी हेल्प मिले। क्या करना चाहिए इन तीन इक्वेशंस को? माइनस, एक बच्चे ने कहा माइनस, दूसरे ने कहा प्लस। क्यों डिवाइड? क्यों डिवाइड? क्यों? मेरा सवाल है डिवाइड क्यों? पावर कम हो जाएंगी। डिवाइड इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। एपी एपी सॉल्व करते थे, उसमें सारी चीजें प्लस माइनस में होती थी, इसलिए दो इक्वेशन वहां पर माइनस करी जाती थी। यहां पर सब मल्टीप्लाई में आपस में टर्म्स, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार फर्स्ट को डिवाइड करते हैं सेकंड से। देखिए NC1 साथ में x की पावर n-1, a की पावर 1 अपॉन में आएगा NC2, x की पावर n-2, a की पावर 2। ये 240 अपॉन 720 आएगा। सहमत है? ये 0 से 0 कटे, 24 से 3 टाइम कटता है क्या 72? ठीक है, एक a से एक a कट जाएगा। ये NC1 और NC2 कैसे सॉल्व होंगे? NC1 को तो बोलते हैं हम n, जब भी 1 होता है नीचे तो ऊपर वाली वैल्यू आती है। और NC2 क्या आएगा पता है? पहले ये n लिखा। अच्छा, इस वाले x को ऊपर भेज दूं, इस वाले x को, पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना, -n+2। ये क्या लिखा है देखो अभी, ऐसे है ये ऊपर जाएगा तो ये वाली -n हो जाएगी पावर, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा, केवल x की पावर 1 ये बचेगा। a तो हट ही चुका। NC2 की वैल्यू होती है n-1/2, चला गया ऊपर, ये हट चुका है, ये a बचा, इज इक्वल टू 1/3 बचा। तो इस n से ये n भी कट गया। सॉल्व करो NC2 को, n-1/2 आएगा, वो 2 ऊपर भेज दिया मैंने। NC2 कैसे करते हैं सॉल्व? पहले n/2 आएगा, फिर ऊपर भी एक कम करो n-1, नीचे भी एक कम करो 1, तो n इंटू n-1/2 ही तो बचा बस। तो सॉल्व करके यहां से x अपॉन a की वैल्यू निकाली मैंने, ये गया ऊपर n-1 और नीचे आया ये इक्वेशन। देखो इसमें किताब में भी x अपॉन a निकाला हुआ है, किसका फैक्टोरियल? n-r NC2 में। अब या तो फैक्टोरियल से खोल ले, या जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवा रखी है उससे खोल ले। प्रॉपर्टी आसान होती है ना, जब नीचे वाली छोटी होती है तो x अपॉन a ढूंढ लिया हमने, जब एक बार 1 को 2 से डिवाइड किया। अब यही काम करो, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करते हैं एक बार, सेकंड डिवाइड बाई थर्ड। सेकंड और थर्ड को डिवाइड करें तो पहले NC2, x की पावर n-2, a की पावर 2, नीचे NC3, x की पावर n-3, a की पावर 3 इज इक्वल टू 720 अपॉन 1080। अब फिर से काटा पिट्टी करो इसमें जल्दी से, जैसे यहां पे काटा पिट्टी करी यहां भी करो, और यहां से भी ना, जैसे यहां से x अपॉन a निकाला था, यहां से भी x अपॉन a निकलेगा। अभी इस टाइम पे इतनी कैडी धूप हो जाती है ना। दिव्यांशु, या तो इस तरफ देख लो समस्या है तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं, या उस तरफ देख लो सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आज तेरे से सॉल्व अपने आप तो होने का नहीं। हाँ, पीछे जा सकता है तू, वो बताएगा नहीं तुझे कुछ, अभी उतार रहा होगा। अच्छा, काटा पिट्टी कर, इकट्ठे कर इन्हें। NC2 और NC3 की वैल्यू खोलना। n-3 क्यों? n-2 आना चाहिए यार। हाँ, अपॉन 6। अबे इतनी देर में तो मैं ही कर देता है यार, 2 बार। n-2 के अलावा नहीं बताया इसने कुछ। अपॉन में 2 कह रहा है वो, केवल अपॉन में 3 आ रहा है क्या 2 बार? नहीं आएगा x स्क्वायर,
एक्स अपॉन ए आएगा बस। नीचे 6 आ रहा है रोहित का, सारांश अपॉन में 12 आ रहा है, n-2/4। यहाँ पे 2 आ रहा है, अपॉन में 3। अभिषेक कह रहा है, संजित भी ये कह रहा है, अपॉन में 9 है। किताब है क्या इसके पास, संजित के पास देखियो। हाँ 9 आ रहा अपॉन में। हाँ ऊपर 2 है कि नहीं है ये वाला? नहीं है संजित, ऊपर 2 नहीं है लेकिन किताब में से पूछ रहा हूँ। एक बार किताब में देखना, इसने सेकंड और थर्ड को डिवाइड किया, किस किस से आ रहा है ये? थर्ड और सेकंड से ही ना। तो यहाँ पे 2 है और नीचे 9 आ रहा है। अब तुम लोग अपनी गलती ढूंढ लो भाई। यस संचित ठीक है, यानी बस जल्दी आंसर और कर दे। अब देख इन दोनों से, इन दोनों इक्वेशंस के एलएचएस सेम है, तो यानी कि आरएचएस इक्वल कर दो बस, एन मिल जाएगा यहाँ से। अब क्या कह रहे? नहीं नहीं नहीं, पहले इसे दिखाओ सॉल्व करके, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आगे गलती मिल गई, इस तरह से क्यों नहीं कर रहा? सही है बेटे, तुझे मुझे लग रहा है हवा लग गई, और उसका तो आ गया था काफी पास तक। मतलब मैंने ये कराया, तूने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो इससे भी सॉल्व करा जा रहा तेरे से। कर, तो पिटाई करनी पड़ेगी तेरी। रोहित जी, हाँ मधु जी, 12/9, 2n/9। क्यों n-2 कहाँ गया तेरा? ये आ रहा पूरा, चलो ठीक है भाई, ठीक है, भविष्य ने कह दिया, अब मैंने मान लिया। दोनों के एलएचएस सेम है, तो दोनों के आरएचएस इक्वल करो, और यहां से इनको नंबर डाल दें। 3 वो थी, आ गया, चौथी है, पांचवी है, फ्रॉम 4th and 5th, n-2 का ट्वाइस बाई 9 इक्वल हो जाएगा इधर वाले के n-1/6, और n की वैल्यू 5 कह रहा है संचित। तो अब दोनों के एलएचएस सेम है, इसलिए आरएचएस सेम हो जाएंगे। और n की वैल्यू 5 बोली तूने संचित, n की वैल्यू 5। अभिषेक नहीं आ रही भाई? सबसे पहले 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, ये 2n-4 हो गया, अब वो 3n-3 हो गया। हटाऊं क्या इसे? लो, ये 2 2 4 हो गया, तो 4n-8, वो 3n-3 बन गया। ये इधर आया तो n हो गया, ये इधर गया तो 5 आ गया। लो, अब ये पिद्दी पिद्दी कैलकुलेशन भी नहीं हो रही हमसे, है अभिषेक भाई? ये पिद्दी पिद्दी कैलकुलेशन भी नहीं हो रही। आर्यन क्या हो गया? मधुर जी गलती मिली तुम्हें नहीं मिली? हाँ कुछ नहीं पक्का, कुछ नहीं पक्का, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है इस वाले में जो इसका छोड़ा मैंने। नहीं भाई करेंगे अपने आप यार, इन्हें इन्हें खुद भी तो 11th में पास होना है क्यों भाई? तो गलती तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, और कोशिश ये करो कि पहली बारी में ठीक आए। मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले ये कहा था, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक नहीं है, इस चैप्टर में थोड़े बहुत टॉपिक हैं, लेकिन वो जो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, यानी कैलकुलेशन वर्क बहुत सारा करना पड़ता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो, 3 टर्म दी थी, हमने तीनों टर्म्स को सॉल्व किया, इक्वेशन बनाई, उनको एक बार 2 को डिवाइड किया, एक इक्वेशन बनी, बची भी 2 को डिवाइड किया, एक और इक्वेशन बनी, इन दोनों को सॉल्व करा, एन मिल गया। अभी तो एन मिला है, एक्स और ए बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये एन की वैल्यू आप कहां पुट करना चाहेंगे बताइए? अगर आपने ये एन की वैल्यू यहां डाल दी, कितनी? 5, तो 5-1 4/6 यानी 2/3, तो एक इक्वेशन बन गई एक्स और ए में। क्या वही एन की वैल्यू आप यहां भी डालोगे? नहीं, वो फिर से वही आएगा। तो वो एन की वैल्यू आपने यहां डाली, और इनमें से किसी एक में डाल लो अब, तब जाके फिर से 2 इक्वेशन आएंगी एक्स और ए में, तब एक्स और ए की वैल्यू आएंगी निकल के। अब जगह है नहीं, तुम कहो तो मिटाऊं, फिर बनाऊंगा जगह, इस सिलेबस से हट गया। वो है ना, कह रहा ना नई वाली किताब में है ही नहीं, नई वाली किताब में बस एक एक्सरसाइज है, मिसलेनियस है कि नहीं है वो भी? तो दिखाना जरा मिसलेनियस वाली। आप देखो मिसलेनियस में मिडिल टर्म हट गई, ठीक है ना? मिसलेनियस में मिडिल टर्म हट गई, जनरल टर्म हट गई, और कॉफिशिएंट वाले सारे क्वेश्चन हट गए। बस वही बचा जो पहले साइज में किया था, एक्सपेंड एक्सपेंड और एक्सपेंड। एन की वैल्यू 5 आ गई हमारी, इसको हटा दो इधर वाले को,
थोड़ी जगह चाहिए। अरे क्यों मुस्कुरा रही हो प्रियंका जी, हमें बता दो, हम भी हंस लेंगे थोड़ा सा। एन की वैल्यू 5 अगर जो फोर्थ में पुट करी होती तो क्या आएगा देखो, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 2/3, यानी कि यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 2a/3। अब किसी एक में और डाल दो जरा, इन तीनों में सबसे इजी ये फर्स्ट वाली होनी चाहिए। अगर फर्स्ट वाले में एन की वैल्यू डाली जाए, क्या आई थी 5, 5c1 क्या आएगा 5, एक्स की पावर 5 माइनस 1 यानी 4, ये a इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2a/3, यहां पुट कर दूं एक्स की जगह पर, या फिर ए की वैल्यू पुट करूं यहां पर, बताओ ए की कर लेते हैं। तो ए यहां जाएगा तो 3x/2 आएगा ना, 3x/2 इक्वल टू 240। अब काटा पिट्टी करो, 5 से कितना कटेगा ये 48 और 3 से 16, तो x की पावर 5 हो गए 4 और ये मिलके, और ये 2 मिलके बन गया 32। क्या बोलते हैं इसको 5 में 2 की पावर 5, लो x भी आ गया 2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ए भी निकल आएगा 4/3। नहीं, एक्स की वैल्यू भी 2 डालेंगे ना तो ए आएगा 3। तो इस तरीके से बड़ा ही मजेदार चैप्टर हुआ करता था ये, लेकिन सब हटा दिया तुम्हें तो यार, बिल्कुल ही बेकार बना देंगे। पता है पिछले साल तक ये चैप्टर ही सिलेबस से कट था। कोरोना के टाइम से, यानी 20 से 2020, 21 और 22, तीनों साल में ये चैप्टर ही सिलेबस से कट हो गया था। इस साल इस चैप्टर को शुरू करवा दिया, तो इस तरह से कराया शुरू कि बस आपको बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करनी आनी चाहिए। तो ये एग्जांपल नंबर 8 था। देखना एग्जांपल नंबर 9 है कोई सा। उस एग्जांपल में देखो केवल और केवल कोफिशिएंट्स की बात चल रही है शायद, है ना। कर दे खत्म इसे भी। एक काम करते हैं ना, तो ये सिलेबस से हट गया टॉपिक, तो ये एग्जांपल और कर लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे फिर, और अगले टर्न पे बस मिसलेनियस करेंगे। मैं कराता रहूंगा, तुम्हें इंटरेस्ट आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में आना नहीं है ये। नहीं, स्कूलों में 8 पॉइंट कराएंगे तो नए सिलेबस के हिसाब से ही। अच्छा, इंटरेस्ट, अच्छा चलो अच्छी बात है फिर तो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर क्या है इसका 9। चलिए अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 9 में हमको 3 टर्म्स के कोफिशिएंट्स का रेशो दिया है। टर्म्स का नहीं दिया इस बार, देखो ध्यान से, वो 3 टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशो दिया है। तो मुझे बताओ वो 3 टर्म्स कौन कौन सी बोली उसने। ठीक है, अब वो टर्म क्या जिसको एक्सपेंड करना है, लो भाई इसके एक्सपेंशन में ये नहीं बताया वो 3 कौन सी है कॉन्जिक्यूटिव, कौन सी, वो तो रेशियो है। हाँ, फर्स्ट 3 तो नहीं बोला ना, फर्स्ट 3, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में, किन्हीं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो 1:7:42 है। तो हमसे फाइंड करने के लिए कहा है उसने एन, केवल एन। ठीक है जी, तो एक काम करें, अब वो 3 इक्वेशन तो बनेंगी 3 कोफिशिएंट के हिसाब से, लेकिन पहले ये तो सोच लो वो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट हैं वो हैं कौन कौन से। कोई भी 3 ले लेते हैं, कोई भी 3 टर्म ले लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली ले ली मैंने टी r-1, अगली टी आर, अगली टी r+1। माइनस क्यों ली, जैसे ना एपी में था, एपी में 3 टर्म ऐड करनी पड़ती थी, तो एक को लेते थे a-d, एक को लेते थे a, एक को लेते थे a+d, तो एक पीछे से लिया करते थे उसके। ऐसे ही कुछ ये समझ के लिया है यहां पर, एक पीछे वाली, एक बिल्कुल r और एक उसके अगले वाली r+1। लेकिन हमें ओए लेकिन हमें इन 3 टर्म्स का रेशियो नहीं दिया, इनके अंदर भी जो कोफिशिएंट्स होंगे ना उनका रेशियो दिया है। तो पहले इसमें निकाले कोफिशिएंट, जरा बताओ टी r-1 को हम जनरल टर्म की हेल्प से r+1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सोचो, इसे r+1 की फॉर्म में कैसे लाया जाएगा।
आर माइनस वन था ही था। अगर मैं एक माइनस वन और एक प्लस वन और कर दूं तो ये तो बन गया प्लस का वन और ये पूरा हिस्सा बन जाएगा आर। बन गया ना, देखो आर प्लस वन। हमें तो प्लस वन की फॉर्म लानी होती है, उस प्लस वन के लिए प्लस वन माइनस वन कर लो बस, सिंपल। तो ये टर्म क्या बनी, टी आर माइनस टू प्लस वन। तो अब जहां जहां पे आर इस्तेमाल होता था जनरल टर्म में, वहां पे हमें आर माइनस टू करना पड़ेगा, सिंपल। ओके है, खुद करा वो फॉर्म लाने के लिए, आर प्लस वन वाली फॉर्म लाने के लिए। ठीक है, तो एक टर्म तो ये हो गई। इसको एक्सपेंड करें, इसमें बताओ क्या बनेगा, एन सी आर माइनस टू। फिर ये वन आएगा, वन को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर सीधे ए की पावर क्या आएगी, अब आपको चला पता दिखांशु, वन को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ए की पावर में ये आएगा। अब क्योंकि कॉफिशिएंट की बात कर रहा है तो आपको नहीं लगता कॉफिशिएंट केवल ये होना चाहिए, इस टर्म का कॉफिशिएंट ये तो होगा नहीं, ये तो वेरिएबल होता है, एक्स की पावर टू एक्स की पावर थ्री टाइप का। इसके एक्सपेंशन में ए की पावर टू ए की पावर थ्री ए की पावर फोर सब आएंगे ना, तो उनके जो कॉफिशिएंट होंगे यही तो होंगे केवल। तो एक कॉफिशिएंट तो ये मिल गया। ऐसे ही अगले टर्म इसे खोलते हैं, लो बताओ अब जरा बताओ, टी आर को आर प्लस वन वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो माइनस वन अलग करूं और प्लस वन अलग कर दूं, ऐसे देखो ये वाला हिस्सा पूरा कैसे पढ़ा जाएगा, प्लस वन, केवल प्लस वन। भाई यहां पे प्लस वन और माइनस वन दोनों करें, केवल प्लस थोड़ी कर सकते हैं मैथ में हम। अगर हम प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी तो करना पड़ेगा वहां पर। तो प्लस तो अलग कर दिया क्योंकि हमें आर प्लस वन चाहिए होता है, माइनस वन आर के साथ इंक्लूड कर लिया। तो ये आर माइनस वन को पूरे को आर की तरह करेंगे ट्रीट अब, और ये केवल प्लस का वन है ही है। तो बताओ अब इसमें क्या आएगा एक्सपेंशन, एन सी आर माइनस वन ए की पावर आर माइनस वन। तो इस बार कॉफिशिएंट ये वाला हो गया। ठीक है, लास्ट टर्म है ये, इसको लिखने की जरूरत है क्या आर प्लस वन की फॉर्म में, ये तो ऑलरेडी आर प्लस वन में है। तो इसमें क्या आएगा, एन सी आर ए की पावर आर। तो ये हो गया कॉफिशिएंट। क्या हमने तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कॉफिशिएंट ढूंढ लिए। अब इन्हीं तीनों का रेशियो दे रखा है हमको, लिखे कहीं पर, पहले ये एन सी आर माइनस टू रेशियो, एन सी आर माइनस वन रेशियो, एन सी आर वन रेशियो सेवन रेशियो 42। बताओ अब चला पता, जो वैल्यू क्वेश्चन में दी थी रेशियो वाली, वो डायरेक्टली तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसने टर्म्स का रेशियो बोला होता तो हम यहां पर लिख लेते रेशियो लगा के, लेकिन टर्म्स का रेशियो बोला ही नहीं। उसने बोला इन टर्म्स के अंदर जो कॉफिशिएंट्स आएंगे उनके रेशियो हैं ये। तो पहले आपको तीनों टर्म्स को जनरल टर्म की फॉर्म में चेंज करने के बाद कॉफिशिएंट ढूंढने हैं तीनों। कोई और बच्चा अगर ये तीन टर्म ना लेट करके कोई और तीन टर्म लेट करेगा तो उसके ये तीनों कोफिशिएंट्स कुछ और आएंगे, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही तीनों लेट करने हैं। मान लो तुम्हारे ध्यान में ये नहीं आ रहा आर माइनस वन वाला, तुमने पहला ये लिया, अगला ये लोगे, उसका अगला क्या होगा आर प्लस टू, उन तीनों को लेके चल लो। बात तो एक ही है, करना तो यही काम है, जनरल टर्म वाला चेंज अकॉर्डिंगली आपको फिर वही करना है। अब सॉल्व करें, तो इन दोनों को हटाओ, पहला आर प्लस वन, अगला आर प्लस टू, फिर आर प्लस थ्री। इजी होगा या नहीं होगा वो तो नहीं पता, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे इनको सॉल्व करने के लिए करनी है। बताओ मिटाऊं इसे, जगह चाहिए बोर्ड पे तभी सॉल्व करूंगा। अब ये रेशियो मिल चुका, जिन्होंने नोट कर लिया, जिन्होंने कर लिया वो एक बार ये लो, देखो ये अपॉन ये लो, एक बार इक्वल में लो 1/7 और सॉल्व करो, इक्वेशन बनेगी एक। कर दूंगा यहीं पर ही, एन सी आर माइनस टू एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/7। एक बार लेके चला, इनके फॉर्मूले खोलें अगर, एन और आर में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, लो एन सी आर माइनस टू अपॉन एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू 1/7। तो इसके फॉर्मूले खोले जाए तो एन फैक्टोरियल आर माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल पूरे के अपॉन में, फिर एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर
तो ये n फैक्टोरियल कट जाएगा। सबसे पहले तो n से n कटेगा। अब बताओ ये वाली वैल्यू घूम के सबसे ऊपर जाएगी, फिर हम पता लगाएंगे ये r माइनस टू बड़ा है कि r माइनस वन बड़ा है। r माइनस वन बड़ा है, तो r माइनस वन को ओपन करेंगे और यहां पहुंचेंगे। अब n माइनस आर प्लस टू बड़ा है या n माइनस आर प्लस वन बड़ा है? प्लस टू वाला बड़ा है, तो इसको ओपन करेंगे तो पहले एक खुद आएगा, उससे एक कम करेंगे तो यही तो आएगा अगला, वो दोनों कट जाएंगे। आ रही बात समझ में? हाँ उतारो। पहले आएगा ये वाली दोनों ऊपर गई तो ऐसे। अब एक वैल्यू तो ये वाली बड़ी है और एक ये वाली बड़ी है, तो उसको ओपन करा तो पहले r माइनस वन आया, फिर r माइनस टू का फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन अपॉन ये ऐसे क्या था n माइनस आर प्लस टू पहले, फिर n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल और r माइनस टू के फैक्टोरियल से r माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करी जाए तो ये तो चला गया वन के पास, n माइनस आर प्लस टू इज इक्वल टू सेवन की इंटू इसमें हुई तो सेवन आर माइनस सेवन, क्या बना ये n माइनस एट आर प्लस नाइन बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर डाला था अब तक कोई हमने? नहीं, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। तूने एक बार इसको सॉल्व करके एक बार इन दोनों का रेशियो भी लेके चल दी। आर एट है, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। ओ भाई अभी तो मैंने एक इक्वेशन बनाई है केवल इन दोनों को डिवाइड करके, अभी इन दोनों को डिवाइड करके एक और इक्वेशन बनेगी ऐसी, वो दोनों इक्वेशन सॉल्व होकर एन आर आएंगे। चार क्या बन तो कुछ भी सकती है, कितनी बना लो, लेकिन इन दोनों का रेशियो लिया तो ये दोनों रेशियो लिए, फिर इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये दोनों लेके चलो। अगर इन दोनों का लोगे ना फर्स्ट और थर्ड का तो 1/42 लेके चलना पड़ेगा। ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं तो ओपन करने में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं आती। अगर इसमें इसको लोगे ना तो और बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी सॉल्व करने में। फिर तो इन दोनों को लो। अब बताओ एक और इक्वेशन क्या आ रही है आपका? सही है मैडम, मैच करा नहीं है? नहीं है। एक बार इन दोनों का रेशियो लो। चिराग गलत आ रहा है ये? 7r इज इक्वल टू, किताब से मैच करना भाई, दूसरी इक्वेशन यही है क्या? ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एन और आर ढूंढना है। यहां से n की वैल्यू आएगी 7r माइनस वन, अब यहां पुट कर दो। इन दोनों को सॉल्व करके n की वैल्यू 7r माइनस वन माइनस एट आर प्लस नाइन बराबर जीरो। 7r माइनस एट आर हो गया, माइनस का r वो उधर चला गया। यस, r की वैल्यू 8 आई और ये r की वैल्यू आप यहां पुट कर दें 56 माइनस 1 55, तो n की वैल्यू आ रही है 55। लेकिन हमसे n और r थोड़ी पूछा था, n पूछा है, तो बस ठीक है 55 आंसर आएगा हमारा। तो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। छुट्टी, ये इक्वेशन तूने टेप ली ना, बनाइए जरा अपने आप। इन दोनों को डिवाइड करके जरा ईमानदारी से ये इक्वेशन ला के दिखा, तब बात करें छुट्टी की। टाइम तो है अभी 8-9 मिनट है। अब लोग एक्सरसाइज देखो, आप लोग 8.2 एक्सरसाइज देखो और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का लोगों ने कर लिए हैं उसके। देखो, या तो किसी में कोफिशिएंट पूछ रहा है, किसी में मिडिल टर्म पूछ रहा है, किसी में पूछ रहा है वो फाइंड ए वाले क्वेश्चन भी होंगे इसमें, और एक ऐसा होगा रेशियो वाला, कोफिशिएंट्स के रेशियो वाला। वो वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें जो इससे पहले किया था ना फाइंड एक्स एन ए, वो नहीं है इसमें। लेकिन वो क्वेश्चन पता है कहां है? पुराने वाली किताबों में ना, पुराने वाली किताबों में अगले एक्सरसाइज खोलो और देखो पहला क्वेश्चन वही है। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन वही है, ए बी और एन वही वैल्यू है, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है बस पहले क्वेश्चन में। तो आपके लिए आज होमवर्क क्या क्या है? एक तो 8.2 ट्राई करनी है हमको। 8.2 में कुछ क्वेश्चन नहीं भी होंगे हमसे, वो आके पूछ लेना अगली क्लास में, ठीक है ना? 8.2 के
लेकिन आपको मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन करना है पुरानी किताब के हिसाब से। पहला क्वेश्चन पता है ना कौन सा है? हाँ, फोटो भिजवा देंगे, बिल्कुल। बात समझ में आ गई? आज का होमवर्क क्या क्या है? आर्यन, पार्थ, लिख ले, लिख ले तो फिर बोलेगा। 8.2 ओल्ड बुक और 8 मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये सारा हम लोगों को परसों चेक कराना है, और जो नहीं होंगे परसों पूछना है यहाँ पर आके। लेकिन अब ये मत कहना परसों आके कि हमारे सिलेबस में नहीं, हमने किया नहीं। ओके, हर किसी को क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और दिव्यांशु को जो नहीं होगा तो ग्रुप पे मैसेज कर देगा ना, तेरे को ऐड कर लेंगे ग्रुप में। फिर तो जो मैसेज जो चीज समझ में नहीं आएगी ना, वो ग्रुप में डालेगा, जिस बच्चे ने कर लिया होगा सॉल्यूशन भेज देगा वो। बंद करें क्लास को? संचित महाराज कुछ कह रहे हो तुम? कुछ तो कह रहे हो बैग के पीछे मुंह छुपा के। चलो बंद करते हैं।